बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया था। अब एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए जो विस्तृत नोटिफिकेशन होता है उसे यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग होना है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5/6/2023 से लेकर के 15/6/2023 तक की अवधि में जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो उनके नामांकन के लिए 23-25 में ऑनलाइन प्रणाली से नामांकन किए जाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क तथा महाविद्यालय का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु दिनांक 30/10/2023 से लेकर के 5 नवंबर 2023 तक, यानी कि आप इस तिथि को याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर से लेकर के जो है आपका 5 नवंबर तक काउंसलिंग का ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर चुके हैं, है ना, आपका रिज़ल्ट आपके पास आ चुका है, आपके रिज़ल्ट में क्वालिफाई लिखा हुआ है। ठीक है, क्वालिफाई का मतलब है कि आपने जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क था उसको प्राप्त कर लिया है। ठीक है, भले ही आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, दोनों ही स्थितियों में देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। जिनका मार्क्स ज़्यादा है ना, जिनका मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा मार्क्स वालों को बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिनका मार्क्स लो है, ठीक है, तो लो मार्क्स वालों को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना मुश्किल होगा, लेकिन प्राइवेट में उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार, मैंने पिछले वीडियो में दोनों चीज़ों को डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इनके डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, दोनों की डिग्री जो है वो सेम होती है। फ़र्क केवल क्या पड़ता है, फ़र्क केवल फीस का पड़ता है। जहां गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 20,000 तक में दोनों वर्ष का खर्च जो है, एडमिशन खर्च जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन करवाते हैं तब आपको जो है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 तक का आपको यहाँ पर खर्च पड़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके आगे देखिए, तिथि को आपको याद रखना है कि 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक के बीच आपको आवेदन कर देना है। तो आप आवेदन कीजिए, भले ही आपका मार्क्स जो है वो कम हो। अगर जिनका मार्क्स लो है तो वो निराश ना हो। ठीक है, आपको एडमिशन के स्पॉट एडमिशन तक, ठीक है, स्पॉट एडमिशन तक जो चरण चलता है, पहले मेधा सूची को जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो मेधा सूची जारी करने के बाद अगर 1, 2, 3 मेधा सूची जारी करने के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती हैं सरकारी कॉलेज में, तो स्पॉट एडमिशन भी लिया जाता है। तो अगर आप स्पॉट एडमिशन तक इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाए। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है, अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो वैसी स्थिति में आपका एडमिशन होगा ही नहीं। ठीक, एडमिशन ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एडमिशन करवाने के लिए चाहे आप गवर्नमेंट में करवाएं या फिर प्राइवेट में, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि उक्त कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु इच्छुक एवं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण विद्यार्थी दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF भरकर आवेदन पूर्ण किया जाएगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जब आप लॉगिन कीजिएगा वहाँ पर, उसके बाद मोबाइल नंबर डालने पर OTP दिया जाएगा और उस OTP को डालने के बाद आवेदन जो है वो स्वीकार हो जाएगा। आवेदक का ID उनका रोल नंबर एवं पासवर्ड जन्मतिथि आधारित होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो रोल नंबर है वही आपकी ID होगी और पासवर्ड जो है वो जन्म तिथि होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति की जो पोर्टल है वो एक नया पोर्टल जारी किया गया है और इसका लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने टेलीग्राम चैनल पे दोनों पे डाल दिया है। ठीक है, तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।
उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है मेरा ही नाम TR निरंजन कुमार। उसके बाद जो है वो आपका वहाँ पर चैनल मेरा मिल जाएगा टेलीग्राम वाला भी, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने देखिए जो भी ज़रूरी जानकारी आती है उसे मैं शेयर कर दिया करता हूँ। तो वहाँ से आप और सारी ऑथेंटिक जानकारी रहती है, कोई भी फालतू जानकारी नहीं मिलेगी आपको। और जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट जारी किए गए हैं 23-25 में, तो आपको मैं बता दूं कि पिछले सत्र 2022-24 के लिए जो सूची जारी हुई थी सेम उसी को जारी किया गया, ठीक है। 306 कॉलेज पिछले साल भी था और 306 कॉलेज जो है इस साल भी है। तो उसकी सूची मैंने पहले भी दी थी और पहले भी मैंने कहा था कि अगर इस बार कुछ बदलाव होगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, कॉलेज की सूची सेम है। तो अगर आपने कॉलेज की सूची अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को ब्रीफ में देखेंगे। नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सभी को पता है कि कम से कम इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए। आरक्षित कोटा के एवं दिव्यांग कोटि के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 5% तक की छूट दी जाती है, यानी कि उनके लिए 45% अंक होने चाहिए। अब इसी को ध्यान में रखेंगे कि ये 45% छूट के आधार पर अगर आप DLED करते हैं, आगे आप CTET करते हैं, तो आप केवल और केवल बिहार में ही शिक्षक बनिएगा, ठीक है। केंद्र सरकार में शिक्षक नहीं बन पाइएगा क्योंकि वहाँ पर 50% मार्क्स मिनिमम ढूंढता है इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए कहता है कि जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, शास्त्री किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं या अन्य प्रकार की टेक्निकल डिग्री रखते हैं, वे DLED कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है या फिर मध्यमा के बाद इंटर या फोकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे लोग पात्र होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने चाहिए, वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर पाएंगे जिनका रिजल्ट क्वालिफाई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2023 में जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था, तो हम लोगों ने कैंपेन चलाया था कि जो अभ्यर्थी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें भी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अलाउ करना चाहिए, और सरकार ने ऐसा किया भी, विभाग ने ऐसा किया। और जो अभ्यर्थी DLED में एग्ज़ाम देने वाले थे उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उनका DLED में रिजल्ट जो है वो आ गया है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट में उनका 50% मार्क नहीं आया है तो फिर उनका जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। उनको कम से कम 50% मार्क्स इंटर में होना ज़रूरी है, तभी वे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए उम्र सीमा, तो उम्र सीमा के लिए याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 17 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक। इसके बाद आरक्षण की बात है, तो आरक्षण सभी को पता है, जिस प्रकार से आरक्षण का कोटि है उसके ऊपर भी विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा आरक्षण से संबंधित। तो आरक्षण का नियम सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद देखिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय DLED कोर्स के लिए जो अधिकतम शुल्क है वह 1,20,000 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो 1,20,000 तक आप अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो आपसे ये शुल्क लिया जाएगा 60,000 रुपये प्रति वर्ष, और दोनों वर्ष मिलाकर के 1,20,000 रुपये तक अधिकतम शुल्क है। इससे कम भी लिया जा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसके आगे देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है विद्यार्थियों का, तो उनके रैंक, उनके आरक्षण तथा उनके द्वारा दिए गए संस्थान के विकल्प के आधार पर DLED कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन समिति द्वारा दिनांक 11/11/2023 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए 11 नवंबर को जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। उक्त सूची में चयनित विद्यार्थी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में 13 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक अपना एडमिशन करवाएंगे। तो जब मेधा सूची में जिनका नाम रहेगा जिस कॉलेज में, उनको उस कॉलेज में चले जाना है और वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट वगैरह दिखा करके एडमिशन करवाना है, ठीक है। उसके संबंध में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में बना करके दे दी जाएगी कि आपको वहाँ पर क्या क्या करना है कॉलेज जा करके। इसके बाद देखिए क्या है कि नामांकन की अवधि में जो भी प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य हैं
या अन्य कर्मचारी हैं वो उपस्थित रहेंगे, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये सारा काम तो कर दिया गया विभाग के द्वारा, काउंटर की व्यवस्था की जाएगी, ये सारा चीज़ है। इसके बाद देखिए आगे आपको डीएलएड संबद्धता कोषांग के माध्यम से एनसीटी से प्राप्त मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के सरकारी एवं निजी डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर की जाएगी। सबसे पहला आपका स्कोर कार्ड देखा जाएगा। इसके बाद डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या दी जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि साइंस और आर्ट्स का जो मैटर है ना, साइंस और आर्ट्स दोनों मीडियम में एडमिशन होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो फेल हो गए हैं उनका किसी भी महाविद्यालय में नामांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट में भी उनका एडमिशन नहीं होगा। तो क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रथम चयन सूची दिनांक 11 नवंबर को जारी किया जाएगा, जिससे संबंधित महाविद्यालय के उनके लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, और जैसे ही सूची प्रकाशित होगी उसके बाद जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। आवेदक जो है समिति के पोर्टल dled.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट को आप लिख लीजिए, लिख करके रख लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी सभी को होनी ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है ग्रुप में, तो वहाँ से आप उस लिंक को सेव करके रखिए अपने नोट्स में, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप ऑफिशियल लिंक से जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। होता क्या है कि जब आप सर्च करते हैं तो इंटरनेट पर बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं, है ना, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए ऑफिशियल लिंक आपके पास रहना ज़रूरी है। अब इसके बाद देखिए स्लाइड अप की प्रक्रिया है। स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या कहता है कि यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, जैसे कि आपसे जब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कॉलेजों का विकल्प लिया जाएगा तो कम से कम 10 कॉलेज आपको चुनना होगा और अधिकतम 30 कॉलेज आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर दिया जाता है कॉलेज, ठीक है। अब हो सकता है कि पहली सूची में आपको आपके ज़िला का कॉलेज नहीं मिले, दूसरे ज़िला का कॉलेज मिल जाए या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो वैसी स्थिति में स्लाइड अप की प्रक्रिया आपके लिए है, ठीक है। और इसी से संबंधित ये बात लिखी गई है। कहता है यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, वैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत दिनांक 13 से लेकर के 18 तक पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं। स्लाइड अप कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कॉलेजों के नाम मान लेता हूँ, ठीक है। मान लिया कि आपने पहली सूची में आप अपने ज़िला में, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट में आपने लिया, पहला विकल्प लिया, दूसरा नज़दीक वाले में, तीसरा भी नज़दीक वाले में, चौथा भी नज़दीक वाले, अपने आस पड़ोस वाले कॉलेज का नाम आपने लिया। और मान लीजिए कि आपका चौथे कॉलेज में एडमिशन के लिए नाम आ गया, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो है होम टाउन में होना चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाए तो बेटर रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने डैशबोर्ड पर जाइएगा लॉगिन आईडी से डाल करके, और स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि जब आपके द्वितीय सूची में जब आपके होम डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलेज में सीट रिक्त रहेगी तो फिर आपका नाम वहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड अप की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एडमिशन करवा ही लेना है। जिन विद्यार्थियों को प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ है वे अनिवार्य रूप से 3000 रुपये सुरक्षा राशि आवंटित महाविद्यालय में जमा करके नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे, तभी उनके पास स्लाइड अप का विकल्प होगा, ठीक है। यह सरकारी एवं निजी दोनों संस्थानों पर लागू होगा। यानी कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, चाहे कहीं भी आ गया, तो आपको वहाँ 3000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करना है और आपको एडमिशन ले लेना है। ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार करते रह जाइएगा। प्रथम चयन सूची में जिनका नाम आ गया और उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया तो फिर उनका द्वितीय चयन सूची में नाम नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
ठीक है। तो आप कहीं भी अगर प्राइवेट में भी आ गया तो वहाँ भी आप एडमिशन करवाइए, और एडमिशन करवाने के बाद आप स्लाइड अप पर जाइए, और स्लाइड अप की प्रक्रिया से ही आपको फिर जो है एडमिशन मिलेगा। आगे, जो आवेदक सूचना पत्र आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित अवधि तक जमा नहीं लेते हैं, वैसे आवेदकों का अभ्यर्थित्व अगले चरणों के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट कर दिया ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ससमय ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, मात्र उन्हीं आवेदकों का नाम चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और मैंने पहले ही इस चीज़ का जिक्र कर दिया है कि आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट हो या कॉलेज सरकारी हो, आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया है, वैसे विद्यार्थी जो है वो 23-24 के लिए डीएलएड कोर्स में ऑनलाइन नामांकन हेतु पोर्टल पर सभी 306 प्रशिक्षण कॉलेजों के स्वीकृत सीट संख्या के साथ प्रदर्शित सूची में रिक्त रहने की स्थिति में उनका नाम जो है द्वितीय या फिर तृतीय चयन सूची में आएगा, ठीक है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप प्रथम चयन सूची में शामिल नहीं हो पाते हैं तो द्वितीय सूची जारी होती है, तृतीय सूची जारी होती है, और फिर लास्ट में स्पॉट एडमिशन का भी नंबर आ जाता है। तो आपको वेट करना होगा अगर आपके मार्क्स कम हैं तो। इसके बाद देखिए, डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में नामांकन के पूर्व अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया में यदि किसी स्तर पर अथवा नामांकन प्रक्रिया में या नामांकन के उपरांत किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी नामांकन या प्रवेश हेतु अपेक्षित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक या अन्य विहित योग्यता को पूर्ण नहीं करता है, तो उसका जो है नामांकन समाप्त कर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें तो बाद की बात है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सारी जानकारी सही दीजिएगा। और एक यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, महाविद्यालयों की सूची जारी की गई है, तो इस सूची को मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 306 प्रशिक्षण संस्थानों की सूची जो है पोर्टल पर भी देखी जा सकती है, पोर्टल पर भी जारी कर दिया है कि वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है आप 500 रुपये EWS, BC, EBC एवं समान वर्ग की कोटि के अभ्यर्थियों के लिए होगा, और 350 रुपये SC, ST एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लिया जाएगा, ठीक। इसके बाद नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं प्रशिक्षण संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया है यहाँ पर, और जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उससे आप देख लीजिए, ठीक है। आवेदन की तिथि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। प्रथम चयन सूची 11 नवंबर को। प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा उनके लिए एडमिशन का डेट 13 से लेकर के 18 तक। इसके बाद प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना 21 तक, यानी कि जिनका एडमिशन हो जाएगा तो उनके लिए सीट भरे जाएंगे, और फिर जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, जो विद्यार्थी नहीं पहुंचेंगे, तो सीटें रिक्त रह जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से जो सीटें बच जाएंगी उनके लिए द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी। इसके बाद कहता है, विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 13 से लेकर के 18 तक है। नामांकन की अवधि के दौरान ही आप स्लाइड अप की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नीचे कॉलेज में आ गया, हो सकता है किसी का प्राइवेट कॉलेज में आ गया हो, तो एडमिशन करवा लेना है 3000 रुपये दे करके, उसके बाद आपको स्लाइड अप ले लेना है ना। जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प के परिवर्तन करने की अवधि 21 से लेकर के 22 तक दी गई है। और इसके बाद द्वितीय चयन सूची जो है वो 26 नवंबर को जारी की जाएगी। ये सारा कुछ हो जाने के बाद द्वितीय चयन सूची 26 को जारी की जाएगी, और फिर वही प्रक्रिया आगे फॉलो की जाएगी, है ना। द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि 27 से 28। इसके बाद फिर सीट अपडेशन होगा 29 तक। फिर तृतीय सूची जारी होगी 1 दिसंबर तक। तृतीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 2 से लेकर के 4 तक, और फिर लास्ट में अपडेशन 5 दिसंबर 2023 तक। इसके बाद भी अगर सीटें रिक्त रह जाती है तो फिर स्पॉट एडमिशन वगैरह होता है ना। अब यहाँ पर ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी समस्या आप लोगों को हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।